हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक्स वर्ल्ड। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 चैप्टर 1 साइंस। हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9 का, मैटर इन आवर सराउंडिंग। सो मैटर, द फर्स्ट वर्ड हियर फ्रॉम द चैप्टर, मैटर। मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ अगर कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है तो उसे मैटर कहा जाता है। अगर हम अपने आसपास की चीज़ें देखते हैं तो हमें डिफरेंट शेप्स, साइज और टेक्सचर में चीज़ें नज़र आती हैं। तो कुछ भी चीज़ें डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई, उनको साइंटिस्ट ने नेम दिया मैटर। वो कुछ भी हो सकता है, वो एयर भी हो सकती है, फूड भी हो सकता है जो आप खाते हैं, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार, प्लांट्स, एनिमल्स, इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर can be a matter. So everything, just I told you, everything that occupies space and has some mass and volume is known as matter. So there is a statement here. We can also see as we look around that all things mentioned above occupy space and have mass. In the other word, they both have mass and volume. Alright. Since in earlier times, human beings have been trying to understand their surrounding. Early Indian philosopher classify matter in the form of 5 basic element. उन्होंने पांच तत्व का नाम दिया था जो मैटर को उन्होंने एक्सप्लेन किया था। उन्होंने कहा था एयर, अर्थ, स्काई, फायर, वाटर, ये सब मिलके बनाते हैं मैटर को। अकॉर्डिंग टू देम, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग वाज मेड अप ऑफ these 5 basic element. Ancient Greek philosopher had arrived at a similar classification of matter. उनका भी सेम कहना था कि 5 तत्व ही बनके हमारे जो है ये मैटर बनते हैं। बेसिक एलिमेंट है ये हमारे लिए। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इन्वॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टी। अब हमारे जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं उन्होंने सिर्फ 2 कैटेगरी पे उनको क्लासिफाई किया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट दैट कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। उसके लिए सबसे पहले आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है। इस एक्सपेरिमेंट में आपने क्या करना है, एक बीकर लेना है, उसके अंदर आपने वाटर डालना है। वाटर के अंदर आप सॉल्ट डालते हैं और उसको आप मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद क्या आप उसको अलग कर सकते हो? क्या आपको कुछ और नजर आ रहा है? इन ऑर्डर टू आंसर where does it disappear, there is a question arise, where does it disappear, सॉल्ट कहाँ चला गया? Does the level of water changes, क्या वाटर के लेवल में चेंज आया? कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आप जो सॉल्ट है वो आपका डिसअपेयर नहीं हुआ है, वो आपके वाटर के अंदर डिसॉल्व हो चुका है। In order to answer these questions, we need to use the idea that matter is made up of particles. जो matter है वो particles का बना हुआ होता है। What was there in a spoon, salt or sugar, has now spread throughout the water, and this is what illustrated in this particular figure. कि वो जो भी था, चाहे वो सॉल्ट था या वो शुगर था, वो डिसॉल्व हो गया और वो अब आपको नजर नहीं आ रहा है। आप उसको सेपरेट कर सकते हो, वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी यहाँ पर आपका मेन फंडा यही है कि आपने पानी के अंदर चीनी डाली या नमक डाला, वो उसके अंदर डिसॉल्व हो गया। नेक्स्ट थिंग, फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर क्या होता है? जो भी चीज आप देख सकते हो, जिसमें आप उसको टच कर सकते हो, फिजिकली जो चीज हो रही है वही फिजिकल नेचर कहलाती है। फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। वन स्कूल बिलीव दैट मैटर टू बी कॉन्टिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, whereas the other thought that matter can be made up of particles like sand. अलग अलग स्कूल थे, अलग अलग थ्योरी थी, हर अलग अलग लोग हैं, अलग अलग थ्योरी देते हैं। बट हमारा यहाँ पे फिजिकल नेचर का मतलब क्या होता है? जब आपका कोई एक नया सब्सटेंस ना बने, आप कैसे भी एक चीज को तोड़ मरोड़ दो लेकिन वो सेम वही रहती है, तो वो है हमारा फिजिकल नेचर कि वो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, उसकी साइज में चेंज आ गया क्योंकि बड़ी थी, आपने छोटा कर दिया, लेकिन उससे कोई नई चीज नहीं बनी, तो वो फिजिकल नेचर नहीं है। अगर कोई नई चीज बन जाती है तो वो केमिकल नेचर है, और अगर कोई नई चीज नहीं बन रही है तो वो फिजिकल नेचर है। अब यहाँ पर कुछ एसआई यूनिट्स भी आपको गिवन है। एसआई यूनिट ऑफ किलोग्राम आपको गिवन है, एसआई यूनिट ऑफ क्यूबिक मीटर आपको गिवन है। लीटर के हिसाब से आपको यहाँ पे एसआई आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा है। उन्होंने 2-3 क्रिस्टल लिए हैं पोटेशियम परमैग्नेट के, और उनको डिसॉल्व कर दिया 100 ml ऑफ वाटर में। उसके बाद क्या हुआ? थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि आपका जो पानी है वो पिंक कलर का हो गया। फिर इसी में से उन्होंने 10 ml लिया और दूसरे सॉल्यूशन में डाल दिया, दूसरे पानी में डाल दिया, तो वो थोड़ा कलर में डिफरेंस आया। फिर उन्होंने दूसरा लिया, फिर उन्होंने डाल दिया, फिर तीसरे में जाकर उन्होंने देखा, चौथे क्लब में जाकर देखा कि उन्होंने जब ये चीज करा तो वो जो कलर था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। फिर क्या हुआ उसके बाद? इज वाटर स्टिल कलर्ड? जब उन्होंने 5-8 बार इन चीज को करा तो क्या वो जो वाटर वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। एस्टिमेट हाउ स्मॉल द पार्टिकल्स ऑफ वाटर विद एवरी डिल्यूशन
थ्रू द कलर बिकम लाइट एंड इट इज स्टिल विजिबल। ये लाइट तो हो गया लेकिन ये फिर भी विजिबल था 8-10 करने के बाद भी। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट a few crystal of potential permanganate can color a large number of water, about 1000 liter. So we conclude that there must be million of tiny particle in just one crystal of potassium magnet, which keeps dividing themselves into several particles. So that means कि हमारा एक अगर हम छोटा सा पार्टिकल लेते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा ये चीजें कर सकता है क्या। तो हमने बहुत 2-3 लिए थे, अगर आप यहाँ पे एक भी लेते हो तो वो भी अपने आप को कई पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। नेक्स्ट थिंग, the same activity can be done using 2 liter of Dettol instead of potassium magnet. The smell will be detected on repeating dilution. आप एक काम करो, आपके पास पोटेशियम मैग्नेट नहीं है, आप डिटोल ले लो, 2 ml का डिटोल लेना, उसको 100 ml के बीकर में मिक्स करना और उसको फिर उसी 100 ml में से निकालना 10 ml का और दूसरे बीकर में ट्रांसफर करना, तीसरे में, चौथे में, 5वें में। लेकिन आप ये चीज नोटिस करोगे कि स्मेल तो अभी भी रहेगी, स्मेल नहीं जाएगी। ओके, नेक्स्ट थिंग, characteristic of particles of matter। characteristic क्या है? फर्स्ट वन, particles of matter that have space between them। अब particles जो है ना उनके बीच में space होता है। we saw that the particles of sugar, salt and Dettol and permanganate got evenly distributed in water, that means they have some space between them। Similarly, when we make tea, coffee and lemonade, नींबू पानी, particles of one type of matter get into the space between the particles of other। This show there is a enough space between the particles, क्योंकि उनके बीच में space होता है ना। अब जैसे हमारा जो ये है, ये हमारे क्या है, ये हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स है, अब इनके बीच में स्पेस है तभी तो दूसरी चीज इनके अंदर एंटर कर पा रही है। अगर हम आप सॉलिड का केस ले ले, अब हमारा ये सॉलिड है और इसके अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, आप देख पा रहे होगे पिक्चर में, मैं आप ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पर, इसके बीच में बिल्कुल भी स्पेस है, तो कोई चीज इसके अंदर घुसेगी कैसे? नहीं घुस सकती ना, लेकिन यहाँ पर स्पेस है इसलिए वो घुस जाती है, इसलिए स्पेस बन जाता है, इसीलिए वो दूसरी चीज में डिसॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। अब मूविंग क्यों है? क्योंकि स्पेस है, बीच में स्पेस है तो मूव कर सकते हैं ना। लेकिन अगर कहीं स्पेस ही नहीं है, आप आगे एक ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे 1000 के लोग घुसे हुए हैं और सिर्फ कैपेसिटी थी वहाँ पे 100 लोगों की, क्या वहाँ पे मूव कर पाओगे? नहीं मूव कर सकते, क्योंकि लोग इतने ज्यादा है ना। इस वजह से सेम थिंग होती है हमारे मैटर के साथ। पुट अनलेट immense stick in a corner of your class, how close do you have to go near it so as to get its smell? कितनी पास आपको जाना पड़ेगा उसकी स्मेल लेने के लिए। Now light the intensity, क्योंकि आपने उसको भी जलाया नहीं हुआ इसलिए आपके उसके पास जाना पड़ रहा है। अब उसको एक काम करो, उसको जला दो। अब क्या होगा, जहां बैठे हो ना वहीं स्मेल आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो गैस है वो बहुत ही ज्यादा लूजली पैक्ड है और वो ट्रैवल ज्यादा डिस्टेंस में कर सकती है। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी आपने क्या करनी है, take 2 glass beaker filled with water, put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker। पहले आपने 2 बीकर लेने हैं, पहले बीकर में आपने ब्लू और रेड इंक डाल देनी है और दूसरे बीकर में आपको हनी डालनी है। लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस इन द कॉर्नर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो आपने क्या किया, आपने साइड्स में डाली है। जो इंक है ना वो जल्दी अंदर चली जाएगी लेकिन हनी टाइम लेगी। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हनी है वो थोड़ी मोटी कंसिस्टेंसी की है, उसके जो पार्टिकल्स है थोड़े ज्यादा क्लोजली पैक्ड हैं एज कंपैरेटिव टू इंक। ओके, नेक्स्ट थिंग, drop a crystal of copper sulfate or potassium magnet into the glass of hot water and another containing cold water। एक आपने बीकर लेना है, या तो उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाल दो या फिर कॉपर सल्फेट, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। 2 बीकर लेने हैं, एक हॉट वाटर का एक कोल्ड वाटर का, दोनों में से किसी में डाल दिया आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, उनको मिक्स कर देना है। आपने मिक्स कर दिया, अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम। क्रिस्टल जो भी बचे वो सेटल हो गए बॉटम पे। What do you observe just above the solid crystal in the glass? What happens as time passes? What does this suggest about the particle of solid and liquid? Does the rate of mixing changing with temperature? अब क्या हुआ, जो hot water था ना उसमें तो वो जल्दी डिसॉल्व हो गए as compared to the cold water। क्यों? हमारा जो hot water होता है वो उसी चीज मिक्सिंग के प्रोसेस को बढ़ा देता है, इसीलिए जब भी हमें कोई चीज किसी में ज्यादा जल्दी डिसॉल्व करनी होती है ना तो हम उसको हीटअप कर देते हैं और वो प्रोसेस जल्दी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट थिंग, From the 3 activities we have done just above, we conclude the following। हम क्या conclude करेंगे, particles of matters are continuously moving, वो move करते रहते हैं इधर से उधर। That is, they possess what we call a kinetic energy। That means उनके पास एक kinetic energy है जिसकी वजह से वो move कर रहे हैं। As the temperature rises, particles move faster, so we can say that the increase in temperature increase the kinetic energy of the particle।
In the above three activity, we observe that particles of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the space between the particles. This intermixing of particle of the two different types of matter on their own is called diffusion. वो एक दूसरे के साथ जो mix हो गए उसको हम कहते हैं diffusion. They also observe that on heating diffusion become faster. जैसे heating हुई वो जो process था वो faster हो गया. Next activity. नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स जो ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. अब वो अट्रैक्ट करते हैं, कैसे अट्रैक्ट करते हैं? फर्स्ट, प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड 4 ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड. The first group should hold each other from the back and lock arms, as you can see here they are doing. The second group just hold hand to form a human chain, they just hold hand. The third group just form a chain by touching each other on their finger drape. Now fourth group of students should run around and try to break the 3 human chain one by one into as small group as possible. So अब यहाँ पर 4 ग्रुप बनाए गए. किस ग्रुप को तोड़ना आसान होगा? ऑब्वियसली जिसने बिल्कुल टच कर रखा उसको तोड़ना आसान होगा, लेकिन जो फर्स्ट ग्रुप था ये वाला ग्रुप, इसको तोड़ना आसान नहीं होगा. इसको तोड़ना आसान नहीं होगा बिकॉज वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. सेम थिंग होती है यहाँ पर. इफ वी कंसीडर ईच स्टूडेंट एज अ पर्टिकुलर पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन देन विच ग्रुप हेल्ड टुगेदर विद द मैक्सिमम फोर्स. अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एक आयरन नेल ले और एक पीस ऑफ चॉक ले और एक रबर बैंड ले. अब इनमें से कौन सी चीज है जो सबसे पहले टूट जाएगी? बताइए. एक आयरन नेल है, उसको आपको तोड़ नहीं सकते, उसको आप हैमर की जरूरत पड़ेगी, हैमर से ही टूट पाएगा. चॉक है, उसको काटना पड़ेगा, और रबर बैंड उसको स्ट्रेच कर दो, खत्म कहानी. तो वही चीज है यहाँ पर, हमारे पास अलग अलग चीजें हैं. दैट मीन्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द वाटर ऑफ सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर. क्या आप पानी काट सकते हो अपने फिंगर से? Were you able to cut the surface of water? What would be the reason behind the surface of water remaining together? आप तो काट रहे थे पर वो कटा नहीं, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि the above 3 activities suggest that particles of matter have force acting between them. These force keep the particles together. The strength of these force of attraction varies from kind of matter. That means हर मैटर में अलग अलग टाइप की स्ट्रेंथ होती है. हमारे गैसेस में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है, हमारे लिक्विड में थोड़ी होती है, और अगर हम सॉलिड की बात करें तो भाई बहुत ज्यादा होती है. इतनी आसानी से आप ना कोई वुड तोड़ सकते हो, इतनी आसानी से ना आप ईंट तोड़ सकते हो, और ना ही इतनी आसानी से आप आयरन नेल तोड़ सकते हो. सो यहाँ आपके क्वेश्चन है, Which of the followings are matter? अब इनमें से कौन से मैटर है? अब ये चीजें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं नहीं आपको बताऊंगी क्योंकि मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ. Give reason for the following observation. The smell of hot sizzling food reaches you several times. अब यहाँ पर हमने वो धूप बत्ती वाला एग्जाम्पल पढ़ा था ना, उसको आपने एक्सप्लेन करना है यहाँ पर वो कैसे हुआ. A diver is able to cut through the water in the swimming pool. अब ये जो ड्राइवर है ये कैसे वो क्रॉस कर जाता है पानी को, क्यों कर जाता है, क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्रॉस कर जाता है, ये भी मैं आपको बता दिया. What are the characteristics of the particles of matter? क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है अभी हमने पढ़ी है, उसी चीज को आपने यहाँ पे करना है. नेक्स्ट थिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर. अब डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे होते हैं. ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू. व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट? डिफरेंट स्टेट वी हैव 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस. एक और होता है उसके बारे में अभी आपको बताऊंगी. अभी आप 3 चीजों को ध्यान रखें, सॉलिड, लिक्विड, गैस. दीज स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल मैटर. अब हर एक की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है. पहली बात करते हैं, पहली एक्टिविटी लेते हैं. यहाँ पे हमने क्या किया, एक पेन ले लिया, एक बुक ले ली, एक निडल ले ली और एक पीस ऑफ वुडन स्टिक ले लिया. अब आप भी देखा होगा कि इनकी डेफिनेट शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, और आप इनको हैमर से या तो तोड़ सकते हो, या आप उनको ऐसे हाथ से तोड़ सकते हो, या उनको ड्रॉप कर देते हो. तो आप ये चीजें उनके साथ कर सकते हो. आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर? क्या वो एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाते हैं? नहीं हो सकते. ट्राइंग कंप्रेसिंग देम? क्या आप उनको कंप्रेस कर सकते हो? नहीं कर सकते. सो ये एग्जांपल हमें क्या बताते हैं कि ये एक सॉलिड है जिनकी फिक्स्ड वॉल्यूम है, जिनकी फिक्स्ड शेप है, जो आप चेंज नहीं कर सकते. ओके, और ये रिजिड है. Consider the following. What about the rubber band? Can it change its shape on stretching as it's solid? Yes, it can change shape when you stretch it. What about sugar or salt? When kept in a different jar, these take a shape of a jar. Are they solid? जो शुगर है और जो सॉल्ट है, अगर हम उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो वो अलग ही शेप में नजर आएंगे आपको. ओके, तो हम शुगर के तो वैसे भी थोड़े मोटे क्रिस्टल होते हैं, लेकिन पाउडर शुगर की बात अलग हो जाती है, लेकिन वो सब सॉलिड में ही आते हैं. व्हाट अबाउट द स्पॉन्ज?
इट इज अ सॉलिड येट आर एबल टू कंप्रेस इट। तो कुछ शुगर है जिनको आप कंप्रेस कर सकते हो। अब यही कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से आप सॉलिड को कन्वर्ट कर देते हो। जैसे हमारी प्रॉपर्टी डक्टिलिटी, जिसकी वजह से आप वायर्स बना देते हो, मेलिएबिलिटी, जिसकी वजह से आप शीट्स बना देते हो। अब है तो वो सॉलिड ही, लेकिन आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो बाय अप्लाइंग टेम्परेचर। Okay. All the above are solid. The rubber band change shape under the force and regain the shape when the force is not on that. Next thing, the shape of each individual sugar on this crystal remain fixed whether when you take in your hand or in a plate. अब उनकी शेप थोड़ी ना चेंज हो रही है, आप चाहे किसी भी कंटेनर में ले लो उनको, मैंने कहा था ना शेप सेम रहती है. A sponge has minute holes in which the air is trapped. When we press it, the air is expelled out and we are able to compress it. ओके जी, ये रीजन है कि आप स्पॉन्ज को वो कर सकते हो. लिक्विड, अगर हम लिक्विड की बात लें तो आपने अब यहाँ पर क्या ले लो, वाटर ले लो, कुकिंग ऑयल ले लो, मिल्क ले लो, जूस ले लो, कोल्ड ड्रिंक ले लो, ये सब क्या है, लिक्विड है. अब इनका क्या है, आप इनकी शेप चेंज नहीं कर सकते. जिस भी कंटेनर में जिस चीज को डालोगे वो उसी की शेप ले लेगा, लेकिन इनकी वॉल्यूम चेंज नहीं होगी, इनकी वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहेगी. दैट मीन्स दे डोंट हैव एनी फिक्स्ड शेप बट दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड. ओके, नेक्स्ट थिंग हम क्या पढ़ते हैं, द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिसॉल्व इन वाटर. दीज गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स. दैट्स व्हाई जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है ना पानी में, वही एक्वेटिक एनिमल ले पाते हैं. इसी की वजह से वो सर्वाइव कर सकते हैं, एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट्स बोथ. ओके, नेक्स्ट थिंग, ओके, गैसियस स्टेट पे हम आ गए हैं. अब गैसेस स्टेट में क्या होता है, अब गैसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा फ्रीली मूव हो सकते हैं एक दूसरे इधर से उधर, बहुत ज्यादा उनके पास स्पेस होता है. सो उनकी ना कोई फिक्स वॉल्यूम है और ना ही कोई उनका फिक्स शेप है. अब यहाँ पर आप देख रहे हो, इन्होंने यहाँ पर गैस ले रखी है और इन्होंने क्या किया, इस पिस्टन के ऊपर यहाँ पर इन्होंने वैसलीन अप्लाई कर दिया. ठीक है, जब से और उनके क्या किया, उन्होंने पुश किया. तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इसके अंदर इन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दी है अपनी. इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है, वी हैव ऑब्जर्व दैट द गैस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड. गैस आप कंप्रेस कर सकते हो लेकिन आप सॉलिड और लिक्विड को नहीं कंप्रेस कर सकते, यही हमने यहाँ पर देखा. द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG आर यूज्ड इन आवर होम फॉर कुकिंग. और तो ये जो हमारी जो गैस होती है, और ऑक्सीजन सिलेंडर भी हम यूज करते हैं हॉस्पिटल में, CNG यूज करते हैं हम अपने व्हीकल्स में. तो ये सब सारी हमारी क्या है, कंप्रेस्ड गैस है, ये सारी की सारी जिनको हम यूज करते हैं. सो स्मॉल सिलेंडर में और रखे हैं क्योंकि अब ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए इजी हो जाती हैं उस चीज में. ओके, वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर. अब यही चीज तो होती है, जब हमने वो धूपबत्ती वाला एग्जांपल लिया उसमें भी तो यही हुआ कि हम किचन में गए भी नहीं है यहाँ पर और हमें स्मेल आ गई. क्यों आ गई, क्योंकि वो जो पार्टिकल्स है ना वो बहुत ज्यादा फ्रीली है, और वो फ्रीली होने की वजह से वो इधर से उधर ट्रेवल जल्दी कर लेते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड. Okay. In the gaseous state, the particles move about random at high speed. That's what they given you here. Due to this random movement, the particles hit each other and are also the walls of the container. The pressure exerted by the gas is because of the exerted by the gas particle per unit area. Okay. So here you can see the shapes. That is for the solid, liquid. Some have space in between them, and gaseous very large space. All right. Next thing. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ गए. द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम. सो यहाँ पर आप बताओगे कि किसकी डेंसिटी ज्यादा है, किसकी डेंसिटी कम है. अब डेंसिटी क्या बताती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो जिसका मास, अगर डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, मास पे. जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा डेंसिटी, जितना कम वॉल्यूम उतनी ज्यादा डेंसिटी. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना वॉल्यूम के. ओके, दैट मीन्स D इज इक्वल्स टू M upon V. That means inversely proportional to this and directly proportional to this. Okay. यहाँ पर tabulate the difference in characteristic of states of matter. States of matter में क्या क्या difference है वो आप मुझे यहाँ पे बताओगे. Comment the following: rigidity, compressibility, fluidity, feeling of gas containers, shape, kinetic energy and density. इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. अब आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो. अब यहाँ पे रीजन देना है. A gas fill completely a vessel in which it is kept. A gas exerts pressure on the walls of the container. A wooden table should be called a solid. We can easily move our hand in air, but to do the same with the wooden solid box of wood, we need a karate expert. So इनके examples आप आसानी से दे पाओगे. Okay, next thing. यहाँ पे एग्जाम एक्टिविटी है. टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ लैबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट इट्स बल्ब इन कांटेक्ट विद द आइस. यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे थर्मामीटर रख दिया और यहाँ पे इसको टेम्परेचर चेक कर रहे हैं.
उसके बाद क्या हुआ, एंड मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, और वो स्टेट चेंज कर सकता है। अब हर मैटर चेंज हो सकता है दूसरी स्टेट में, सॉलिड आइस में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है, गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये कैसे होता है? अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने इस वाटर को लिया, हमने इसको हीटअप किया, थोड़ी देर बाद ये वाटर सारा हीटअप हो गया, इवेपोरेट हो गया, दैट मीन्स वाटर इज कन्वर्टेड इनटू गैस। ओके, नेक्स्ट थिंग, start hitting the low bed, then the temperature and the hunting, and then you will see after some time that they record the emission, the liquid state is converted into the gaseous state. Next thing, क्या हुई यहाँ पर, on increasing the temperature of the solid, the kinetic energy of the particle increases. Due to increase in the kinetic energy, particles start vibrating with greater speed, and because of that, when you increase the heat, then there is a higher amount of kinetic energy, and there is a large amount of force or attraction between the particles, and they are not able to fix at their position, and they start moving freely from here to there, and hence solid converted into liquid and liquid converted into gas. Okay, melting of a solid is an induction of the strength of the force of attraction between the particles. So the melting point of ice is 173.15 Kelvin. The process of melting, that is the change of solid into liquid, is known as fusion. That is very important, and this is a frequently asked question, that the property to change solid into liquid is known as the fusion. When solid melts, temperature remain the same. So where does the heat go? अब heat कहाँ चली गई? अब temperature तो बिल्कुल same था, जब solid melt हुआ तो वो heat कहाँ गई? वो surrounding में गई. You must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached. तो क्या होता है, जब भी हम आसपास कुछ भी गर्म करते हैं ना, तो वो जो टेम्परेचर होता है ना सराउंडिंग में चला जाता है, सारा का सारा सराउंडिंग के आसपास भी तो हीट हो जाती है, आसपास भी तो गर्मी हो जाती है, तो वो सारा जो टेम्परेचर होता है वो सराउंडिंग में आ जाता है. ओके, नेक्स्ट थिंग, by overcoming the force of attraction between the water, as the heat energy is absorbed by ice without using any increase in the temperature, it is considered that it gets hidden into the content of the beaker and is known as latent heat. जब हम किसी बीकर में अगर हम आइस क्यूब रख दें तो साइड में से जो वो पानी इकट्ठा हो जाता है ना, वो that is because of the latent heat. The word latent means hidden heat. The amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into a liquid at room temperature at its melting point is known as latent heat of fusion. So the particles in water at 0 degree Celsius have more energy as compared to the particles of ice at the same temperature. Right? When we supply heat energy to water, particles start moving even faster. जब हम हीट, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, जब भी हम हीट अप्लाई करते हैं तो पार्टिकल्स और तेज से मूव करने लग जाते हैं. At a certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break free from the force of attraction of each other. At this temperature, the liquid starts changing into gas, and the temperature at which the liquid start boiling at the temperature boiling is known as the, जब हमारा जो पानी होता है ना वो उबलना स्टार्ट हो जाता है ना, तो जिस पॉइंट पे वो उबल रहा है वो है हमारा बॉइलिंग पॉइंट, और जिस पॉइंट पे वो मेल्ट हो रहा है वो है हमारा मेल्टिंग पॉइंट. Boiling is a bulk phenomena. Particles of the bulk from the bulk of the liquid gain enough energy and change in the vapor state. For water, this temperature is 373 Kelvin. If we talk about the Celsius, then it is 100 degrees Celsius, but if you talk about the Kelvin, then just add 273 into that, that is your answer will be 373 Kelvin. Okay, अब आप बता सकते हो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का क्या है. जब वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, वैसे ही जब वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है. Okay, that means here it is defined as the particle in steam, that is water vapor at 373 have more energy than compared to the water at the same temperature. This is because of the presence of steam has absorbed extra energy, and that is the latent heat of vaporization. That is the same as the latent heat of fusion. ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हो सॉलिड से लिक्विड में जब चेंज हुआ तो हीट चाहिए थी, लिक्विड से गैस में चेंज हुआ तो भी हीट चाहिए थी, लेकिन जब गैस से लिक्विड में चेंज हुआ तो हमें उसको कूल करना पड़ा, और जब लिक्विड से सॉलिड में चेंज हुआ तो भी हमें उसको कूल करना पड़ा. ओके, सो हमने यहाँ पे हमने चेक किया, हमने देखा कि जो स्टेट ऑफ मैटर है वो दूसरी स्टेट में चेंज होता है बाय चेंजिंग इन द टेम्परेचर. अगर हम टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, बट यहाँ पर कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज होते हैं. वो कौन से हैं यहाँ पर देखते हैं. अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड, क्रश इट एंड पुट इन अ चाइना डिश. यहाँ पे कुछ अमोनियम क्लोराइड ले लिया उन्होंने, चाइना डिश में रख लिया है, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉटन प्लग रख दिया ऊपर, बंद कर दिया इसको.
नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व, अब क्या ऑब्जर्व किया, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, अब ये जो था ना ये डायरेक्टली चेंज हो गया सॉलिड से गैस में, ये लिक्विड में आया ही नहीं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन, दैट चेंज डायरेक्टली गैस इनटू द सॉलिड solid into the gas, that is the sublimation, and the gas to solid without changing into liquid is called the deposition. Okay. इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, अब प्रेशर पे क्या इफेक्ट होता है, अगर हम प्रेशर का क्या इफेक्ट है हमारे चेंज पे, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट देयर इज अ डिफरेंस इन द वेरियस स्टेट ऑफ मैटर, इट्स ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कांस्टेंट पार्टिकल्स। अब अगर डिस्टेंस, अगर बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो प्रेशर भी तो उतना ही ज्यादा होगा। व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुशिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस, अगर हम गैस को कंप्रेस करते हैं तो क्या होता है, आप देख लो, यहाँ पर गैस था, यहाँ पे पार्टिकल्स फ्रीली मूव थे, इसको थोड़ा प्रेशर दिया, थोड़े कम फ्रीली मूव हुए और यहाँ बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो गए। Applying pressure and reducing temperature can liquefy the gas. Where have you heard about the carbon dioxide? It is stored under high pressure. Solid CO2 gets converted into gaseous state on decrease on the pressure of 1 atmospheric विदाउट कमिंग टू इनटू द लिक्विड स्टेट। जो हमारी सॉलिड CO2 होती है ना वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी गैसियस स्टेट पे, वो लिक्विड में आएगी ही नहीं, इसीलिए हम इसको सॉलिडिफाई हाई टेम्परेचर में रखते हैं। दिस इज नॉन एज द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन एज द ड्राई आइस, उसी को हम ड्राई आइस भी कहते हैं। Thus, we can say that the pressure and temperature determine the state of substance, whether it is solid, liquid or gas. So यहाँ पर आपके अलग अलग नामों से उसको एक्सप्लेन किया गया है। जो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है उसको हम वेपराइजेशन कहते हैं, जो गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसको हम डिपोजिशन कहते हैं, जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको हम फ्यूजन कहते हैं, जो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा उसको हम कंडेंसेशन बोलेंगे, जो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा उसको हम सब्लिमेशन, और जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा उसको हम sublimation. Okay, you have to remember these words, they are very important and frequently asked. So now आप यहाँ पे कन्वर्ट चेंज कर सकते हो, 300 केल्विन है उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। अब सेल्सियस को जब केल्विन में करना था तो प्लस करते थे, अब केल्विन को सेल्सियस में करना है तो वी जस्ट हैव टू सबट्रैक्ट दैट। ओके, नेक्स्ट इवेपोरेशन। इवेपोरेशन वही, अगर हम किसी चीज को गर्म करते हैं और अगर वो उड़ जाता है तो वो हमारा इवेपोरेशन होता है। उड़ कहाँ जाता है, कहाँ चला जाता है, सराउंडिंग में जाता है। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर बाय for changing the state of matter? Can you quote some example for everyday life where the change of state from liquid to vapor take place without the liquid reaching the boiling point? कुछ टेम्परेचर ऐसे भी होते हैं जहां पर उनको लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आने की जरूरत नहीं है इवेपोरेट होने के लिए। जैसे अब हम अपने जो वेट क्लोथ्स होते हैं, जब हम अपने कपड़े सुखाते हैं बाहर तो वो बॉयल थोड़ी ना होने लग जाते हैं, पर वो फिर भी पानी इवेपोरेट होता है ना उनके ऊपर से। So we know that particles of matter are always moving and are never at rest. At a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amount of kinetic energy. In the case of liquid, a small fraction of particles at the surface having high kinetic energy is able to break away from the force of attraction of the particles and get converted into the वेपर। तो यहाँ पर जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो वो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ देते हैं, और जैसे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस फिनोमिना इज नोन एज इवेपोरेशन। ओके, नेक्स्ट थिंग, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, यहाँ पे उन्होंने फिर से एक एक्टिविटी करी है। उन्होंने 5 ml का पानी लिया एक टेस्ट ट्यूब में और उसको रख दिया उन्होंने अपनी विंडो पे और एक फैन के नीचे रख दिया, कहीं पे भी रख दिया। 5 ml का पानी लिया है एक चाइना डिश में और उन्होंने उसको विंडो में रख दिया या फिर एक फैन के नीचे रख दिया। फिर से 5 ml का पानी लिया और उन्होंने उस पानी को रख दिया, रखा कबर्ड में रख दिया और शेल्फ में रख दिया, कहीं पे भी अंदर बंद करके रख दिया। उसके बाद इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करी, जो चाइना डिश था ना उसका पानी जल्दी उड़ गया एज कंपेयर टू द जो पानी आपने कबर्ड के अंदर रखा था, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर जो था रूम टेम्परेचर पे पानी इतनी जल्दी नहीं उड़ सकता एज कंपेयर टू द आउटसाइड टेम्परेचर। You must have observed that the rate of evaporation increases as the surface area increases. Surface area चाइना डिश का बड़ा था इसलिए evaporation जल्दी हो गई। As the temperature increased, temperature बाहर बड़ा था इसलिए ज्यादा हो गई। As decrease in humidity, रूम के अंदर humidity थी ना इसलिए evaporation decrease होगी। Increase in wind speed, बाहर हवा चल रही थी इसलिए जल्दी हो गया। Okay. How does evaporation cause cooling? अब cooling effect कैसे देती है evaporation? In an open vessel, the liquid keeps on evaporating. The particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy and lost
ड्यूरिंग इवेपोरेशन। यहाँ पर क्या होता है, जो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड है ना वो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी सराउंडिंग से और उसको रीगेन करते हैं एनर्जी को जो लॉस्ट हो गई थी इवेपोरेशन के टाइम पे। तो ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी है ना सराउंडिंग से, यही करती है हमारे सराउंडिंग को कूल। कैसे करती है? What happen when you pour some acetone on your palm? जब हम कोई एसीटोन या नेल पेंट रिमूवर हमारे हाथ पे गिर जाता है तो वो ठंडक हम महसूस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो पार्टिकल्स है ना उन्होंने गेन करी थी एनर्जी हमारे पाम से या सराउंडिंग से, और इवेपोरेट होने पे जब वो इवेपोरेट हुए तो उन्होंने हमारे पाम को एक कूलिंग सेंसेशन दी। ओके, आफ्टर हॉट सनी डेज सम पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन अ रूफ। अब जब हमारे घर के आसपास जब समर में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो हम अपने घर के बाहर पानी छिड़कते हैं। वो एक हम क्यों करते हैं? ताकि जो हमारी जो वहाँ की जो हीट है ना वो सारी की सारी आसपास की सराउंडिंग में चली जाए और वहां पे कूलिंग इफेक्ट दे। बिकॉज अ लार्ज latent heat of vaporization of water helps to cool the surface. Can you cite some more example from daily life where we can feel the effect of cooling due to evaporation? Yes, we can take an example of many things like that. मुझे बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। Why should we wear clothes wear cotton clothes only in the summer? अब हमें सिर्फ कॉटन क्लॉथ्स ही क्यों पहनने चाहिए समर में? क्योंकि जो कॉटन क्लॉथ्स है ना वो बहुत ज्यादा गुड एब्जॉर्बर है वाटर के। अगर आप कोई और चीज पहनते हो, मान लो आपने सिल्क पहन लिया गर्मी के टाइम पे, तो जो सिल्क है ना वो इतनी जल्दी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी पानी को जितनी जल्दी कॉटन करता है। और कॉटन हमारे को ठंडा ठंडा रखता है, इसकी वजह से हम कॉटन पहनते हैं। वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। यहाँ पे भी पता चल गई। और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू द वेपर। अब ये काम जल्दी करवाना है हमें। द हीट एनर्जी इक्वल्स टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी एंड लीविंग द बॉडी cool. That's why cotton is being the good absorber of water, helps in absorbing the sweat and exposing it to the temperature for easy evaporation. Okay, next thing. Why do we see water droplets on the outer surface of the glass? अब कभी कभार हम क्या करते हैं, हमें ठंडा पानी पीना होता है, तो ठंडा पानी जब हम किसी ग्लास में पीते हैं ना तो ग्लास के कंटेनर के बाहर की तरफ पानी आ जाता है। वो क्यों आता है? वो इसलिए आता है क्योंकि जो बाहर की सराउंडिंग के कांटेक्ट में जब वो आता है ना तो वो वाटर वेपर जब बाहर की सराउंडिंग में आता है तो बाहर की सराउंडिंग तो गर्म थी, तो उसके कांटेक्ट में आके वो जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए आपको टाइनी ड्रॉपलेट्स दिखते हैं। Okay, next thing, why does a desert cooler cool better than a hot dry day? क्यों करते हैं? ये भी सेम ये प्रोसेस है। How does the water kept in a earthen pot become cool during summer? ये भी आप मुझे बताओगे, सेम प्रोसेस। What does your palm feel cool? ये हमने कर ही लिया। Why are we able to sip hot tea or milk faster फ्रॉम अ सॉसर देन ऑन अ कप? क्योंकि सॉसर में जो होता है सरफेस एरिया ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कप। ये भी हमने डिस्कस किया था। व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स वी शुड बी वियर इन समर, ये भी हमने कर लिया। नेक्स्ट थिंग मैंने आपको बोली थी कि एक और स्टेट होती है जो है हमारी प्लाज्मा। प्लाज्मा का क्या है? प्लाज्मा हमारी आयोनाइज्ड गैस है। आयोनाइज जिसमें मतलब कि आयंस हो। ये आपकी जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जो भी हमारे नियॉन साइन होते हैं, नियॉन गैस होती है, उसमें प्लाज्मा पाई जाती है। ये कोल्ड प्लाज्मा हमारे वाटर में भी पाई जाती है। तो जो प्लाज्मा होती है ना ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में होती है, और जो हमारे स्टार्स है, हमारा सन है, ये सब भी प्लाज्मा से बना हुआ है। दैट मीन्स दैट इज फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैस, दैट मीन्स हाई आयंस एंड प्लस गैस। ओके, नेक्स्ट थिंग, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इन्होंने भी अपना एक अलग ही कंडेंसेट, एक और स्टेट है हमारा बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इन 1920 इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस हैड done some calculation for the fifth state of matter. Building on his calculation, Albert Einstein predicted a new state of matter, the Bose-Einstein condensation. Bose लिया गया सत्येंद्र नाथ बोस के नाम से और आइंस्टाइन लिया गया अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से। और 2001 Eric A. Cornell, Wolfgang Kritter and Carl E. Wyman of USA received the Nobel Prize in Physics for achieving Bose-Einstein condensation. तो इसमें क्या था? By cooling a gas of extremely low density, about 100,000 the density of a normal air, to super low temperature, you can come into the very low temperature ice. तो यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने जो अपनी जो
डेंसिटी थी ना गैस की वो इतनी ज़्यादा लो कर दी और उसको कूल किया उन्होंने at about 100,000 डेंसिटी ऑफ अ नॉर्मल एयर पे, और उन्होंने उस चीज़ को नाम दिया बॉस-आइंस्टाइन कंडेंस्ड हीट। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा लो डेंसिटी पे कंसंट्रेट किया। इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हो गूगल पर, बट ये अभी सिर्फ आपके लिए इतनी ही इंफॉर्मेशन काफ़ी है। ओके, नेक्स्ट थिंग। सो हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि मैटर जो है हमारा स्मॉल पार्टिकल्स का बना हुआ है। एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास और वॉल्यूम इज नोन एज मैटर। हमने ये भी पढ़ा। हमारी 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक और होती है प्लाज्मा और एक बॉस-आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट, ये भी होती है। इनके बारे में आपको बस नॉर्मल सी जानकारी चाहिए थी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड, फिर गैस में सबसे कम होती है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो हमारी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो इधर हिल डुल जाती है और हमारे पार्टिकल ज्यादा अच्छे से मूव कर पाते हैं। जो स्पेस है, काइनेटिक एनर्जी है, वो हमारी गैसेस में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है एज कंपेरेटिव टू सॉलिड। अब जो हमारी अरेंजमेंट है सॉलिड की वो हमारी ऑर्डरली मैनर में होती है। उनकी फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होती है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो उनकी फिक्स शेप नहीं होती है, उनकी सिर्फ फिक्स वॉल्यूम होती है। अगर हम गैसेस की बात करें तो उनकी ना ही फिक्स शेप है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम है। ओके, हम उनको कन्वर्ट कर देते, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सब्लिमेशन, इवेपोरेशन को सॉलिडिफिकेशन, अलग अलग स्टेट्स हैं। सॉलिडिफिकेशन दैट मीन्स यू कन्वर्ट द सॉलिड इनटू गैसेस, दैट मीन्स विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड। डिकम्पोजिशन व्हेन यू कन्वर्ट डायरेक्टली सॉलिड इनटू द when you convert directly gas into the solid. बॉइलिंग, जब हमारा एक टेम्परेचर पॉइंट आ जाता है जिसमें हमारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, उसको हम बॉइलिंग कहते हैं। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, जब हमारा क्या होता है कि वो सरफेस इतना ही एनर्जी ले लेता है कि वो इवेपोरेट स्टार्ट करने लग जाता है। उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो टूट के दूसरे स्टेट में जाने की कोशिश करता है, उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग, इवेपोरेशन हमें कूलिंग इफेक्ट भी देता है। और अगर हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जब हमारा 1 kg का लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो हम इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। और अगर हमारा 1 kg का सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो हम उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। सो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। और नेक्स्ट थिंग, आपके यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। अब ये एक्सरसाइज आप खुद करोगे, वो ऊपर के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस करवा दिए हैं। फिर भी अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम होती है, आप मुझसे जरूर पूछे कमेंट बॉक्स में। और कोई भी और क्वेरी हो, कुछ भी इस चैप्टर में समझ ना आया हो, तो उसके बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगी। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।